हेलो स्टूडेंट। आज हम लेके आए हैं आपके लिए साइंस। पूरी साइंस कहें तो कहें, आपके पूरे पेपर की साइंस यहीं से कराएंगे हम। और इस चीज़ का आपको वादा दिलाते हैं हम आपको। पहले तो इस चीज़ के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले एक बात सुन लीजिए। हम ओपन विंडो क्लासेस से हैं। और हम जो है आपके पेपर की पूरा रिवीजन आपका पेपर का यहाँ से कराएंगे। इतना हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से जो पढ़ाया जाए वो कहीं बाहर नहीं जाएगा। बस आपको जितनी भी वीडियोस बनाई जाएं आप देखते रहिए, ओके। और ये है कि हम पूरे बच्चे का पूरी कहते हैं कि 80 मार्क्स, पूरा 80 मार्क्स का यहीं उतार के पूरा रख देंगे। बाकी 10 मार्क्स बच्चे पे डिपेंड करता है कि बच्चा किस तरीके से क्लासेस ले रहा है, पढ़ रहा है, घर पे किस तरीके से पढ़ रहा है, उस तरीके का, ओके। तो यहाँ से अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पूरा साइंस की जर्नी। आपका जब तक साइंस का पेपर आएगा तब तक हम पूरा यहाँ से रिवीजन और आपको सारे नोट्स यहाँ प्रोवाइड कराएंगे। बस आपको ये है कि अपना पेन और नोटबुक अपने पास रखें और तैयार रहें मैदान में लड़ने के लिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का आपका पहला चैप्टर, यूपी बोर्ड क्लास 10th, विद्युत धारा। यानी वैद्युत चैप्टर सबसे ज़्यादा थोड़ा कहते हैं, उसमें बच्चे डर जाते हैं न्यूमेरिकल वगैरह से। बट आपको ऐसा कुछ प्रोवाइड करा दिया जाए जहां आपको याद ही ना करना पड़े। बिल्कुल सारी चीज़ें क्रिस्ट और क्लेरिफाई, मतलब पूरी चीज़ें पूरी तरह कहें तो वेल डिफाइन करके अच्छे से। तो आपको वही चीज़ समझाते हैं। चलो आज चलते हैं आज हम, ओके। तो सबसे पहला आपका टॉपिक आता है, सबसे पहला आता है हमारा कौन सा, भौतिक विज्ञान। मेन चीज़ है भौतिक विज्ञान कहते किसे हैं। मेन बहुत सारी बातें आती हैं। भौतिक विज्ञान है क्या आखिर, अगर हम पढ़ रहे हैं तो भौतिक विज्ञान है क्या। भौतिक विज्ञान है क्या। भौतिक विज्ञान में सबसे मेन चीज है कि सबसे पहला पॉइंट कि भौतिक विज्ञान में क्या होता है कि जितने भी हमारे चारों तरफ जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं, मौसम में परिवर्तन होना, बर्फ का पिघलना, तापमान में परिवर्तन होना, ये सभी क्या है, ये भौतिक विज्ञान ही तो है। किसी भी पदार्थ में अचानक परिवर्तन होना, जैसे कहें तो पानी का गैस बनना, है ना, है ना। और ठोस का द्रव बनना, द्रव मतलब पानी तरल पदार्थ होता है, इस तरीके का, ठीक है। तो ये सभी क्या है आपके, क्या है, फिजिक्स में आता है। क्या आता है, फिजिक्स में आता है। तापमान, उसमें दाब ताप। वैसे परिभाषा तो सिंपल सी है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत दाब ताप मौसम आदि में परिवर्तन की जो स्टडी की जाती है उसे ही हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान की सिंपल सी एक डेफिनेशन थी कि भौतिक विज्ञान होता क्या है, इसके बारे में आपको बता ही चुके हैं कि भौतिक विज्ञान और कुछ नहीं, बस एक स्टडी है। बस एक क्या है, स्टडी है, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट वाइज के बारे में, ठीक है। बस और कुछ नहीं। तापमान, याद रखें भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, ताप दाब और मौसम में परिवर्तन होने वाले जितने उन पर अध्ययन करना ही क्या कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। समझ में आया यहाँ तक। अब स्टार्ट करते हैं हम पहला चैप्टर आपका कौन सा, आवेश। क्या करते हैं, आवेश। आवेश कहते कैसे हैं, चलो एक चीज समझाते हैं आपको। देखो ये है मेरा क्या है, प्लस, ये है मेरा कैसा है, माइनस, ये मेरा कैसा है, माइनस, ये कैसा है मेरा, माइनस। क्लियर। मैं आपसे कहूं कि बताओ बेटा ये समान ध्रुव हैं कि असमान ध्रुव, आप बोलोगे सर ये तो कैसे ध्रुव हैं, ये तो असमान ध्रुव हैं। कैसे ध्रुव हैं, असमान ध्रुव हैं। कैसे ध्रुव हैं, असमान ध्रुव हैं, ठीक है। और अब मैं आपसे पूछूं ये कैसे ध्रुव हैं, तो आप बोलोगे सर ये तो समान ध्रुव हैं। कैसे ध्रुव हैं, समान ध्रुव हैं। कैसे ध्रुव हैं, समान ध्रुव। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। देखो हमेशा एक चीज बात समझो यहाँ पर कि जब दो चीज असमान होते हैं, एक अलग एक कमजोर, तो उनके बीच में क्या होता है, क्या होता है, साथी बहुत जल्दी बनते हैं। याद रखना, जब दोनों अलग अलग नेचर के होते हैं तब उनके बीच में दोस्ती अच्छी होती है। और जब दोनों एक जैसे होते हैं, जितना ये होशियार उतना ये होशियार, तो उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। क्या होती है, लड़ाई। मैं अगर बात कहूं तो जल्दी बताओ, एक जैसे हैं उनके बीच में झगड़ा होगा या लड़ाई होगा, तो आप कहोगे सर उनके बीच में तो क्या होगा, झगड़ा होगा। क्या होगा, झगड़ा होगा। क्या होगा, झगड़ा होगा। झगड़ा होगा। क्या होगा, झगड़ा होगा, है ना। मैं तुमसे कहूं कि बेटा जब दोनों अलग अलग हैं तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, आप कहोगे सर प्यार होगा। क्या होगा, प्यार होगा। इसी में आपकी परिभाषा बन जाती है
आवेश की। किसकी? आवेश की। भाई प्यार का मतलब है आकर्षण। प्यार का मतलब क्या है? आकर्षण। यार कहते हैं ना इंग्लिश में, यार अट्रैक्ट हो गया मैं तो। क्या हो गया? अट्रैक्ट हो गया, यानी अट्रैक्शन, आकर्षण हो गया, आकर्षित हो गया। समान ध्रुव में झगड़ा का मतलब है क्या? प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित। यार मुझे उससे नफरत हो गई। क्या हो गई? नफरत हो गई। उसे बोलते हैं हम प्रतिकर्षित। क्या कहते हैं? प्रतिकर्षित। तो यहीं से आपकी आवेश की परिभाषा बन गई। देखना, क्या कहेंगे? जब असमान ध्रुव किसी पदार्थ से स्टार्ट करना, क्या करना? किसी पदार्थ, किसी पदार्थ, किसी पदार्थ के, किसी पदार्थ के असमान ध्रुव आकर्षण तथा समान ध्रुव प्रतिकर्षण करते हैं, उसे आवेश कहते हैं। हो गई ना परिभाषा, बहुत सिंपल सी। दोबारा समझिए, किसी पदार्थ के असमान ध्रुव आकर्षित और समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं, उसे आवेश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। समझ में आया नहीं आया? भाई प्यार का मतलब समझ जाना, अट्रैक्ट। क्या करते हैं? अट्रैक्ट, यानी अट्रैक्शन। भाई जब दोनों अलग असमान होंगे तो अट्रैक्शन होगा, और दोनों अलग एक जैसे होंगे तो प्रतिकर्षण हो। यार ये बहुत बेकार इंसान है यार, बेकार है, मुझे नफरत हो गई इससे, प्रतिकर्षित हो गया। तो इसे समझ गए ना आवेश किसे कहते हैं? तो आवेश की परिभाषा दोबारा सुन लीजिए। किसी भी पदार्थ के असमान ध्रुव आकर्षण तथा समान ध्रुव प्रतिकर्षण करते हैं, उसे आवेश कहते हैं। समझ में क्लियर आया यहां तक? वैसे कई कई किताबों में दूसरी भी परिभाषा लिखी हुई है। बताया गया है कि किसी भी एक परिभाषा, एक और सिंपल से सुनो। मान लो ये कांच की छड़ है। किसकी है? कांच की छड़। इसे मैं अपने बालों से रगड़ूं, और इसी कांच की छड़ को क्या करूं, छोटे छोटे पीस कागज के डाल देते हैं, फिर उसे देखते हैं कि एकदम एक दूसरे को क्या करते हैं? चिपकते हैं। चिपकते हैं, चिपकते, उसी चीज को हम कहते हैं आवेश कहते हैं। अरे तुम अपनी क्लास में करते भी होंगे ना, स्केल होता था प्लास्टिक का, उसे घिसते थे इस तरीके से, और जैसे घिसते थे तो हम छोटे छोटे कागज के पीस लगा देते और वो चिपक जाते थे। वही चीज क्या होता है? आवेश होता है। वही चीज क्या होता है? आवेश होता है। तो वहां पे क्या था? जैसे तुमने इसे घिसा तो इस पर माइनस का चार्ज। वैसे हालांकि ये भी समझ में नहीं आएगा, आगे समझाते हैं। समझ गए? फिलहाल तो इतना समझे कि आवेश किसे कहते हैं। समझ में आया तक? अब चलते हैं आगे। आगे पहले आगे चलने से पहले एक चीज समझो भाई, एक चीज समझो यहां पर। देखो भाई, आवेश को प्रदर्शित करते करते किससे हैं? आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब मैं तुमसे कहूं क्या आवेश लिख के दिखाओ, तुम हिंदी में थोड़ी ना लिखोगे आवेश, सीधा सिंपल सा उसे कह दो सर क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे? क्यू से। क्यू बना दोगे ना, हाँ, जहां क्यू बना दोगे वो समझ जाएगा कि आवेश है। क्या है? आवेश है। अब भाई न्यूमेरिकल जब करोगे ना आप, तो सबसे बड़ी दिक्कत यही आएगी कि जब तक तुम्हें ये नहीं पता होगा कि आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, तब तक नहीं कर सकते आप न्यूमेरिकल। तो सारी चीज समझ में आएंगी, बहुत अच्छी है। तो बस इतना याद रखो, आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। बट एक साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट ने अपने नाम पर ही, उसका नाम था एम्बर कूलाम। उसने जैसे आपसे कहें, आप दुकान पे जाओ, मम्मी ने बोला कि बेटा ले चीनी लेके आ, तो आप जाओगे, जाओगे दुकान पे गए, आप बोले कि मुझे 2 किलो चीनी दे दो, 2 किलो चीनी दे दो। तो एक बात बताओ, जब आप चीनी लेने गए दुकानदार के पास, तो दुकानदार से क्या बोला? किलो। तो यूनिट हो गई ना, होगी, मात्रक हो गया ना, किलो। तो किलो जानते हो आप, मात्रक है वजन का। आपने आए लौट के आपने बोला मम्मी मैं 200 मीटर गया दौड़ के और दुकान से 2 किलो चीनी ले आया। ठीक है, 2 किलो चीनी, बट कितने मीटर गया? 200 मीटर। अब मीटर क्या है? आपने कहा दूरी का मात्रक। तो ये बात तो समझ में आई सर, दूरी को मीटर में नापते हैं, वजन को किलो में नापते हैं, तेल वगैरह जो भी होता है ऑयल, उसे लीटर में नापते हैं। तो ऐसी आवेश को किससे नापते हैं? तो याद रखना, इसका ऐसा ही मात्रक, इसका ऐसा ही मात्रक, ऐसा ही मात्रक, किसका ऐसा ही मात्रक? आवेश का क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। याद रखें, कहीं भी न्यूमेरिकल में कहीं भी एक चीज लिखी आ जाए कि कूलाम, तो समझ जाना किसकी वैल्यू है वो, किसका मान है? आवेश का। किसका मान है? आवेश का। समझ में आया यहां तक? आवेश क्या होता है? तो इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, क्योंकि इसके साइंटिस्ट था एम्बर कूलाम, उसी ने ही सबसे पहले आवेश की खोज की थी। समझ गए यहां तक? अब थोड़ा आगे चलते हैं।
ठीक है। इसके बाद है आवेश का संरक्षण सिद्धांत। देखो आवेश का संरक्षण सिद्धांत में एक सिंपल सी परिभाषा आती है, देखो समझो। आवेश के संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है? आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता, ना ही उत्पन्न किया जा सकता। इसे एक शरीर से दूसरे शरीर में धारण किया जा सकता है। जैसे अगर मैं कहूं अपने हाथ घिसो, तो हमारे हाथ पे गर्म पड़ जाते हैं, तो ये आवेश आ जाता है। तो हम थोड़ी देर छोड़ दें तो एक इस हाथ के आवेश मेरे इस हाथ में आ गए, तो क्या आवेश क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? एक शरीर से दूसरे शरीर में। अरे यही एक संरक्षण सिद्धांत होता है आवेश का। वैसे एक तरीका बताऊं, ऐसे ही पुरानी किताबों में राजा महाराजाओं में लिखी बात होती थी कि भाई बताओ कैसे कहते हो आप कि क्या कहते हैं ऊर्जा के बारे में एक लिखा था कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती, ना ही नष्ट की जा सकती। इसे एक शरीर से दूसरे शरीर में धारण किया जा सकता है। भाई इसके बारे में एक वेल डिफाइंड बताऊं, ये सिंपल सी है। आप तुम डेली लाइफ में बात करें, मान लो कि आप खाना खा रहे हो, खाना आपने कुत्ते को डाल दिया, ठीक है। कुत्ते ने वो आके खाना खा लिया, तो जल्दी बताओ एनर्जी किस पे आ गई? तो आप कहोगे सर डॉग पर आ गई एनर्जी। अब डॉग कहीं रोड पे भागे भागे जा रहा है, कार अचानक कोई कार उसे मार के चली जाती है। ऊपर बादल में उड़ रही थी चील, चील ने उसे देखा, चील आ गई उसे, और चील ने उसे पेट भर के खा लिया। अब चील जाके क्या करे? एनर्जी किस पे आ गई? अब भाई चील ने तो खा लिया, तो एनर्जी आ गई चील पर, आप बोलोगे ठीक है। चील मान लो कहीं पे करंट वाले तार पे जाके बैठ गई, और वो एकदम जल गई, और जलने के बाद एकदम धुआं बन के ऊपर उड़ गया। आवेश बारिश होती है सबसे पहले एसिड रेन, और जैसी ही एसिड रेन होती है बारिश, पहली मौसम की पहली वर्षा, जिसकी वजह से घास आती है। घास गाय खा लेती है, तो एनर्जी किस पे आ गई? घास पे। गाय पर। और गाय का दूध पिया किसने? हमने, तो एनर्जी किस पे आ गई? हम पे आ गई। तो यही चीज है ना, एनर्जी हो रही है, नहीं बदल रही, नहीं बदल रही। तो यही चीज याद रखना। तो आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है? यही कहता है आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता, ना ही उत्पन्न किया जा सकता। इसे एक शरीर से दूसरे शरीर में विस्थापित किया जा सकता है। तो आवेश संरक्षण सिद्धांत के बारे में एक चीज बताऊं, एक प्लेट ले ली मैंने, ठीक है। उस प्लेट में मैंने रख दिया एक, इसे बाद में बात करेंगे, पहले इसे समझो। देखो भाई एक चीज समझो यहां पर, मैं अगर बात कहूं कि सबसे मेन चीज, आवेश होते कितने प्रकार के हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव आवेश, और एक होता है नेगेटिव आवेश। अब पॉजिटिव नेगेटिव यानी कहें तो हिंदी में कहें तो धनात्मक आवेश। क्या कहते हैं? धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश। एक होता है हमारा ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश, ठीक है। एक होता है हमारा धनात्मक आवेश, और एक होता है हमारा ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश हमेशा प्लस का होता है, और ऋणात्मक हमेशा किसका होता है? माइनस का। इसे हम पी से दिखाते हैं, प्रोटॉन, और इसे हम दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन, ई से, ठीक है। और याद रखना एक चीज, मैं अगर आपसे पूछूं कि जल्दी से बताओ कि एक प्रोटॉन पर कितना आवेश है, तो इसे याद रखना 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम। कूलाम को सी से प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है, सी से कूलाम, ठीक है। ये तो किसका मात्रक है? एक प्रोटॉन का, यानी एक धनावेश का। एक धनावेश बराबर इतना होता है, ठीक है। अगर मैं माइनस की कहूं कि माइनस का कितना होता है, वही चीज कहेंगे, बस अंतर सेम है, बस माइनस लग जाता है। क्या लग जाता है? माइनस का लग जाता है, बस सेम टू सेम रहेगा, बस माइनस लग जाता है और कुछ नहीं है। क्या लग जाएगा? माइनस लग जाता है, बस इतना, और कुछ नहीं है इसमें। क्या लग जाता है? माइनस लग जाता है, ठीक है भाई। प्रोटॉन से इसे बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन इसे कहते हैं। क्लियर यहां तक? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? प्रोटॉन मतलब धनात्मक आवेश, इलेक्ट्रॉन मतलब ऋणात्मक आवेश, इसमें माइनस लग जाता है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है यहां तक। अच्छा, संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है? क्या संरक्षण सिद्धांत सर क्या कहता है? संरक्षण सिद्धांत, संरक्षण सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी, मान लो संरक्षण सिद्धांत में एक चीज होती है, मैं आपको समझाऊं कि ये तो समझ में आ गया यहाँ तक कि भाई आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनात्मक आवेश, एक ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश इतने के बराबर होता है, और ऋणात्मक आवेश इतने के बराबर होता है। ओके, फिर आगे चलते हैं। आवेश के प्रकार तो मैंने आपको कराई दिए हैं, आवेश के प्रकार तो मैंने आपको कराई दिए हैं। तो यहाँ पे आपको वो चीज समझा देते हैं, संरक्षण सिद्धांत। क्या समझा देते हैं? संरक्षण सिद्धांत समझा देते हैं। संरक्षण सिद्धांत समझा देते हैं। संरक्षण सिद्धांत, संरक्षण सिद्धांत क्या होता है समझो भाई। अगर मैं तुमसे कहूं एक प्लेट है, और इस एक प्लेट पर मैंने एक इलेक्ट्रॉन रख दिया,
मैंने आपसे कहा कि बताओ इस पर आवेश क्या है। भाई मैंने बताया था कि क्यू से क्या करते हैं, आवेश को दिखाते हैं। तो मैं तुमसे कहूं कि एक इलेक्ट्रॉन रखा है प्लेट पर, तो अब बताओ इसमें आवेश कितने हैं, आवेश कितना है। तब आप बोलोगे सर इस पर तो आवेश एक इलेक्ट्रॉन बराबर माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होते हैं। यही तो है, यही बोलोगे। इसे एक तरीके से भी बोल सकता हूं मैं, इसे एक इलेक्ट्रॉन भी बोल सकता हूं, ठीक है। अगर मैं इस पे कहूं कि इसे 2 इलेक्ट्रॉन रख दो, तो अब आप कहोगे सर इस पे अब जो आवेश है वो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। कितना हो गया, 2। अगर मैंने 3 रख दिया, तब आप बोलोगे सर अब तो इस पे 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। कितना हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। मैंने ऐसे 4 रखा, तो आप कहोगे सर 4 हो गया। तो मान लेते 4 हो गया। अगर मान लो किसी ने बहुत सारे एन इलेक्ट्रॉन रख दिए, कितने रख दिए, एन इलेक्ट्रॉन। तो बहुत सारे रखने के बाद तब समझ में आया कि उसने इलेक्ट्रॉन कितने रखे थे, एन। तो क्यू बराबर एन ई। ये ही आपके फिजिक्स का सबसे पहला फॉर्मूला है, क्यू इक्वल टू एन ई। क्यू बराबर कहाँ है यहाँ पर, यहाँ पर क्यू बराबर आवेश होता है। दोबारा समझ लो इसे अच्छे से। क्यू बराबर क्या होता है, आवेश, है ना। एन बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। अच्छा, ई बराबर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इस चीज का मतलब याद रखना कि क्यू एन और ई, इन तीनों का मतलब होता क्या है। समझ गए यहां तक। ये होता है तुम्हारा संरक्षण सिद्धांत। संरक्षण सिद्धांत कुछ नहीं, बस इतना याद रखना कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता। इसे एक शरीर से दूसरे शरीर में रूपांतरित किया जा सकता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। समझ में आया आवेश का मतलब क्या होता है। और आवेश संरक्षण सिद्धांत का फॉर्मूला होता है क्यू बराबर एन ई। क्यू बराबर एन ई। यहां तक समझ में आया। अब चलते हैं हम आगे, ओके। इसके बाद विद्युत धारा क्या आता है, विद्युत धारा। अब विद्युत धारा होता क्या है, देखो विद- समझाते हैं, समझो विद्युत धारा। देखो, होता तो आवेश ही है। अगर कोई बच्चा ये समझता है कि आवेश एक करंट है, तो ये बोलना गलत है कि आवेश करंट नहीं होता। आवेश, भाई इसे करंट ही कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, करंट कहते हैं। बट हम इसे आवेश नहीं कह सकते। आवेश जब तक रुका रहेगा तब तक मतलब छोटा नॉर्मल हल्का सा करंट देता है, शो करता है। बट आवेश करंट कब बनता है, जब आवेश चलना शुरू कर देता है, यानी मूव करना स्टार्ट हो जाता है ना, घूमना स्टार्ट कर, जैसे तारों में आवेश बह रहे हैं, बहुत सारे आवेश बह रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो आवेश नहीं रहेगा, वो करंट बन जाता है। क्या बन जाता है, करंट। तो आवेश कहते किसे हैं? तो सीधी बात है, एक चीज वर्ड आता है, एक चीज समझे, दर। दर का मतलब होता है समय, बेटा याद रखना। दर का मतलब क्या होता है, समय। याद रखें इस चीज का, दर का मतलब होता है समय। तो आवेश की परिभाषा होती, भाई विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है, विद्युत धारा की परिभाषा होती है आवेशों के बहने की दर को, आवेशों के बहने की दर को, बहने की दर को आवेश कहते हैं, सॉरी विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। भाई सर ये कैसी परिभाषा बना दी। मैंने अभी तुम्हें बताया था कि जब तक आवेश रुका हुआ है तब तक उसे विद्युत धारा नहीं कहेंगे। जैसे ही आवेश क्या होता है, बहना स्टार्ट कर दे, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और मैंने यहां क्या बोला है, आवेशों के बहने की दर, एक दर लगा है, दर मतलब समय। जिस समय में आवेश बहना स्टार्ट कर रहे हैं उसे ही हम कहते हैं विद्युत धारा। इसलिए कह सकते हैं इसे इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और यहीं पर एक फॉर्मूला है, बना देते हैं हम, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है। जहां पर, दोबारा बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, क्यू बराबर क्या था। सर ये तो जाना पहचाना मेहमान सा लग रहा है, इसे तो हमने देखा है, ये आवेश कहते हैं क्यू से। तो टी बराबर तो सभी जानते होंगे बच्चे, टी बराबर तो टाइम होता है। क्या होता है, टाइम यानी समय, है ना। बचा क्या, आई। याद रखना, आई मैंने अभी बताया है, आई से प्रदर्शित करते हैं किसे, विद्युत धारा को। यहां लिख देता हूं, आई बराबर क्या होता है, विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा होता है, ठीक है।
धारा, विद्युत धारा होता है, ठीक है। आई का मतलब, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। देखो यहीं पे समझो, देखो आवेशों के आवेशों के बहने की दर, दर मतलब समय, आवेशों के बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। हो गई नहीं परिभाषा, दोबारा सुन लो। आवेशों के बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं, बस इतना याद रख लो। ये तार है, तार में आवेश बह रहे हैं, जिस समय में आवेश बह रहे हैं उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? इसमें थोड़ा एक पॉइंट समझाना चाहूंगा, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझना अच्छे से। देखो हमेशा याद रखना, विद्युत धारा विद्युत धारा विद्युत धारा का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक। अब बहुत से पूछते हैं सर एसआई क्या है, ये एसआई बार बार लिख रहे हो। एसआई का मतलब है कि पूरी दुनिया में हर एक की यूनिट एक जैसी है। अगर मैं कहूँ हमारे इंडिया में अगर बात करते हैं कि वेट की ऐसा यूनिट क्या है, तो केजी बोलते हैं, ऐसा यूनिट किलोग्राम है ना। तो पूरे दुनिया में इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सिस्टम। इसका मतलब होता है कि पूरी दुनिया में अगर किलो को, हमारे इंडिया में किलो बोलते हैं, केजी है ना, किलोग्राम, ऐसे ही पूरी दुनिया में वेट का मात्रक जो होगा वो किलोग्राम रहेगा, है ना। ऐसे ही हमारे यहाँ पर दूरी का मात्रक बोले तो कितना होता है, आप कहोगे सर मीटर होता है, किलोमीटर भी होता है। ऐसे ही विदेशों में भी किलोमीटर और मीटर ही बोलते हैं। समझ गए ऐसा ही का मतलब क्या होता है, यानी पूरी दुनिया में कहे जाने वाला मात्रक। समझ गए ना। तो यही चीज है कि भाई सर विद्युत, अब हर चीज नाप लेते हैं, वजन नाप लिया, आवेश नाप लिया, पानी को लीटर में नाप लिया, टाइम को सेकंड में नाप लिया। ऐसी सर करंट को किससे नापते हैं, यानी विद्युत धारा को किससे नापते हैं, तो विद्युत धारा का जो ऐसा ही मात्रक होता है, एक साइंटिस्ट था जिसके नाम पे रखा गया एम्पियर। क्या नाम लेते हैं, एम्पियर। याद रखें बेटा, एम्पियर क्या नाम होता है, एम्पियर एक साइंटिस्ट था, उसने अपने नाम पर ही बोल दिया कि मेरे नाम को ही बोलो भाई, एम्पियर नाम से ही मानेंगे। समझ में आ गया कि विद्युत धारा किसे कहते थे, आवेश के बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं, और इसका ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। और किससे प्रदर्शित करते थे आप विद्युत धारा को, आई से। किससे, आई से। क्लियर यहां तक? अब इसके बाद में आगे एक और नोट पॉइंट है जो कि एमसीक्यू बन सकता है। विद्युत धारा विद्युत धारा का मापन, विद्युत धारा का विद्युत धारा का मापन, धारा का मापन मापन अमीटर नामक, अमीटर नामक यंत्र से, नामक यंत्र से यंत्र से किया जाता है, यंत्र से किया जाता है, किया जाता है। याद रखें कि विद्युत धारा का जो मापन है वो अमीटर नामक। अब अमीटर है क्या, आप कभी समरसेबल तो होंगी सभी के घर पे, एक 2 मीटर लगे होते हैं उसमें, एक पे होता है वी बना होता है और एक पे ए बना होता है, समरसेबल के बॉक्स पर इस तरीके से। देखा होगा किसी ने, देखा होगा ना। तो ये जो ए है ना, ए को ही क्या कहते हैं, अमीटर। क्या कहते हैं, अमीटर। और ये ही क्या करता है, विद्युत धारा को नापता है, विद्युत धारा को मापता है कि कितना विद्युत धारा आ रही है, कितनी लाइट आ रही है, कितना आवेश विद्युत धारा आ रहा है, वो मापता है ये वाला। अब ये क्या चीज है, इसे हम आगे पढ़ेंगे। समझ में आया यहां तक? विद्युत धारा किसका ऐसा ही मात्रक क्या था, एम्पियर। विद्युत धारा का मापन क्या है, मापन किस यंत्र से किया जाता है, अमीटर नामक यंत्र से किया जाता है। समझ में आ गया यहां तक? अब इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ाते हैं, जो कि याद रखना आपका विद्युत धारा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से 100% आपके क्वेश्चन एक एमसीक्यू पूछा ही जाएगा। ओके ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। बट सेशन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी को अच्छी से, जितने भी आप जो भी 10th क्लास में हो सभी को शेयर करें, बस आपका प्यार बना रहे हमारे साथ। अब समझें, एक एम्पियर को परिभाषित कीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात कहूं कि फिजिक्स में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एक एम्पियर परिभाषा। अब तुम कहोगे कि भाई इसे याद करने का सबसे सिंपल मेथड बताता हूं, समझो। अगर एम्पियर की बात करें, एम्पियर, एम्पियर थोड़ा यहां गलत लिख गया है, बस समझा दे रहा हूं। एम्पियर, एम्पियर की बात करें, देखो एम्पियर की वजह से ऐसा होता क्या है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि एम्पियर, तो एक अभी वर्ड पढ़ के आए हम, एक एम्पियर है ना, एम्पियर ओनली। तो एम्पियर तो करंट का क्या होता है, मात्रक होता है विद्युत धारा का। तो अब मैं एक काम करता हूँ, विद्युत धारा का फॉर्मूला ही ना उतार दूं, Q/T। मैंने फॉर्मूला उतार दिया, ठीक है ओके। एक एम्पियर विद्युत, इसका मात्रक है, करंट का ही तो मात्रक है।
तो एक काम करें, इन सभी के मात्रक लिख देते हैं। जल्दी बताओ इसका मात्रक क्या होता है? एक कूलाम लिख दो। लिख दिया भाई, एक कूलाम। ठीक है यहां तक? ओके, एक कूलाम लिख दिया मैंने, एक कूलाम। ओके, अपॉन इसका मात्रक क्या होता है सर? आप कहोगे एक सेकंड होता है, एक सेकंड होता है। ओके, तो मैं इसका भी मात्रक लिख देता हूं, एक एम्पियर लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? एक एम्पियर। ओके, तो परिभाषा भाई बन गई। परिभाषा क्या हो गई? बन गई। देखो, एक सेकंड में, एक सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित होने की दर को, दोबारा समझो, एक सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित होने की दर को, सॉरी गलत हो गया, ये पूरा क्या हो गया, एक मिनट बताता हूं बेटा, रुको थोड़ा सा। देखो, आई के क्या होता है? एक एम्पियर। क्या होता है? एक एम्पियर। ओके, और क्यू मतलब क्या होता है? एक कूलाम। क्या होता है? कूलाम, एक कूलाम। और इसका क्या होता है? एक सेकंड। तो आप कहोगे ना कि सर एक सेकंड में, एक सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित करने की दर को ही क्या कहते हैं? एक एम्पियर कहते हैं। तो दोबारा लिख दे रहा हूं, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कूलाम आवेश प्रवाहित कर, एक सेकंड में, एक सेकंड में कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश प्रवाहित होने की दर को, प्रवाहित होने की दर को, दर को, दर को एक एम्पियर कहते हैं। एक एम्पियर कहते हैं। समझ में आया भाई? दोबारा समझो एक एम्पियर की परिभाषा। एक सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित होने की दर को ही एक एम्पियर कहते हैं। समझ में आ गया? वही चीज परिभाषा थी विद्युत धारा की। आवेश के बहने की दर को, आवेश के बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या आप एक सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित होने की दर को क्या कहते हैं? एक एम्पियर कहते हैं। यहां तक समझ में आया? ये हो गया आपका एम्पियर की परिभाषा के बारे में, जो कि मोस्ट ही इंपॉर्टेंट था आपके लिए। इसके बाद है आपका कौन सा? चालक। क्या आता है? चालक। चालक क्या होता है? चालक होता क्या है? वो वाला चालक नहीं, लोमड़ी वाला चालक, वो नहीं, ये चालक है। चालक, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम कंडक्टर। क्या बोलते हैं? कंडक्टर। अब आप कहोगे चालक क्या होता है, समझाते हैं। जैसे अगर हम कहें कि ऐसी कोई पदार्थ जिसमें क्या हो, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए आसानी से, उसे हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं, जिसमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए। जैसे लोहा, क्या लोहे में करंट पास नहीं होता? सर आप बोलोगे सर करंट तो पास हो जाता है लोहे का, है ना, हो जाता है ना, तो उसे क्या कहते हैं? हम विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, चालक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपसे कहें कि जल्दी से बताओ, क्या पानी, बताओ क्या पानी चालक है? सर पानी दो तरीके के होते हैं, एक होता है शुद्ध पानी और एक होता है अशुद्ध पानी। अगर अशुद्ध पानी की बात करें तो वो क्या होते हैं? चालक होते हैं विद्युत धारा के, यानी करंट के चालक होते हैं, यानी उसमें करंट आसानी से प्रवाहित हो जाता है। मैं कहूँ लकड़ी, क्या लकड़ी चालक है या अचालक है? आप कहोगे सर लकड़ी अचालक है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं होगी। तो चालक समझो, चालक किसे कहते हैं? चालक की परिभाषा समझो। चालक कहते किसे हैं? चालक कहते हैं वे पदार्थ, वे पदार्थ जिनमें, जिनमें आसानी से, आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, प्रवाहित हो जाती है, हो जाती है, हो जाती, हो जाती है, उसे से चालक कहते हैं। उसे चालक कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हो लोहा। क्लियर? और क्या कह सकते हैं? पानी। कौन सा पानी? अशुद्ध, यानी इम्प्योर। ठीक है, अशुद्ध पानी। और क्या हो सकते हैं? कॉपर, तांबा। ठीक है, तांबा आपका। और क्या है? बहुत सारी चीजें, एल्यूमिनियम। क्या? एल्यूमिनियम। ये सभी क्या है? हमारे चालक हैं, जिनमें से करंट पास हो जाए। सिंपल सा,
जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए उन्हें क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं उन्हें हम, क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। समझ में आया बच्चों यहां तक चालक किसे कहते हैं? समझ में आ रहा है ना? जल्दी से लाइक करें, आगे देखें, समझो बेटा। चालक के बाद है आपका, पहले समझें थोड़ा सा, इसमें एक और चीज बता दूं। अचालक, एक वर्ड आता है अचालक। अचालक किसे कहते हैं? अचालक किसे कहते हैं? तो अचालक यही समझ लें कि अचालक किसे कहते हैं। आप यही बोल दोगे सर अचालक तो उसे कहते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो ही ना, जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो ही ना, यानी ऐसे पदार्थ जिनमें, वे पदार्थ जिनमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो ही ना। मतलब लकड़ी कहें, क्या लकड़ी में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है? आप बोलोगे नहीं सर। मैं कहूँ प्लास्टिक, नहीं सर। रबर, नहीं सर। इसी वजह से हमारे जितने भी चप्पल, शूज वगैरह जो भी हैं वो रबड़ के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वो अचालक होते हैं। क्या होते हैं? अचालक होते हैं। यानी कई कई किताबों में कुचालक भी लिखा होता है इसी वजह से, क्योंकि अगर हम भाई लोहे की चप्पल हों, मान लो कॉपर की चप्पल हो, तो हम उसे पहने तो हमें करंट नहीं लगेगा? लग जाएगा ना, क्योंकि वो चालक है। इसीलिए जितनी भी चीज विद्युत धारा की वो अपोजिट होती हैं वो सब किसकी बनाई जाती हैं? रबर वगैरह। तो अचालक समझ गया, चालक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाहित ही ना हो, जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह ही ना हो, उन्हें क्या कहते हैं? हम अचालक कहते हैं। समझ गए? एक चीज याद रखना, मेन इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा, कि एक ऐसा कोई एक जल्दी से कमेंट में बताएं कि ऐसा कौन सा अचालक है जो विद्युत धारा के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसा कौन सा पदार्थ है? मैं कहूं एक वो नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल है, बट वो गुड कंडक्टर है, मतलब बहुत ही अच्छा है। उसमें वो धातु वगैरह नहीं है, वो एक अधातु है, बट उसमें से क्या होता है? विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। जल्दी से बताओ कौन सा है? जल्दी बताइए कमेंट वगैरह में, फिर आपका आगे चलते हैं हम। उसके बाद, इसके बाद आगे नेक्स्ट अब है आपका विद्युत विभव। विद्युत विभव किसे कहते हैं? जो समझो, विद्युत विभव की सिंपल सी एक परिभाषा समझाएंगे, इसे समझना। आपका मान लो, आपका जो भी चीज, इलेक्ट्रिसिटी, जितनी भी लाइट बनती है वो कहाँ बनती है? एक सबसे बड़ा मान लो कोई फैक्ट्री होगी, कोई बड़ी, मान लो सबसे बड़ा पावर प्लांट है, सबसे बड़ा पावर प्लांट है, सबसे बड़ा पावर प्लांट है, हमें नहीं पता कहाँ है, बट मान लेते हैं इन्फिनिटी पर है, अनंत पर है। कहाँ पर है? कहीं से ना कहीं तो लाइट बन रही होगी हमारे, उसकी पूरी दुनिया की कोई ना कोई लाइट जहां पर बनती है, उस पॉइंट को मैं मान लिया अनंत। और मान लियो तुम्हारे कहीं गांव के आसपास कोई बिजली गढ़ है जहां से आपको गांव में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है ना? मान लो ये आपके गांव का बिजली गढ़ है, गांव का। ओके, तो क्या होता है कि जो भी खेत देखे होंगे आपने, खेतों में बहुत बड़े बड़े, खेतों में इस टाइप के बड़े बड़े वो होते हैं, बड़े बड़े लाइट के तार लेके आते हैं इन नौ से, इसी उनके लिए, बिजली घरों के लिए। ठीक है, मान लो लाइट के तार आ रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं। ओके, हम लेके क्या आ रहे हैं? आप कहोगे सर हम तो आवेश लेके आ रहे हैं। क्या लेके आ रहे हैं? आवेश लेके आ रहे हैं। क्यों? क्या लेके आ रहे हैं? आवेश। कहां से? अनंत से कोई निश्चित बिंदु तक। ठीक है, तो यहीं से एक परिभाषा बनेगी। क्या होगी? तो समझो, विद्युत विभव की परिभाषा वैसे तो याद करने में बहुत टफ है, बट सिंपल सा एक वे है, समझो। जब किसी एकांक आवेश को, क्या, कौन सा आवेश? एकांक, बहुत छोटा सा आवेश, कोई ना कोई लाओ, बट एकांक बोल के चलते हैं। किसी एकांक आवेश को अनंत बिंदु से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, भाई कार्य ही तो कर रहा हूं, काम ही तो कर रहा हूं लाने में। दोबारा सुन लो, किसी एकांक आवेश, कैसा आवेश? एकांक आवेश। किसी एकांक आवेश को कैसे आवेश को? एकांक आवेश को अनंत बिंदु से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है। समझ में आया है? नहीं आया? परिभाषा बहुत सिंपल सी हो गई। देखो दोबारा सुनो, किसी एकांक आवेश को किसी अनंत बिंदु से किसी निश्चित बिंदु तक, भाई अनंत बिंदु क्या होगा? हमारा मेरठ वगैरह जहां लाइट बनती है वहां से हम लाइट लेके आ रहे हैं, आवेश को ला रहे हैं किसी निश्चित बिंदु तक। वही मेरा क्या हो गया? मेरा विद्युत विभव हो गया। क्या हो गया? विद्युत विभव हो गया। समझ में आया? इसकी परिभाषा लिख के दिखाते हैं, जरा समझो। देखो इसकी परिभाषा, परिभाषा विद्युत विभव की। विद्युत विभव, विद्युत विभव, विद्युत विभव। तो यहां पे लिखेंगे किसी एकांक आवेश को, एकांक आवेश को
भाई आवेश ही तो ला रहा हूं। किसी एकांक आवेश को लाने में, एकांक आवेश को अनंत बिंदु से, अनंत बिंदु से, अनंत बिंदु से किसी निश्चित बिंदु तक, किसी निश्चित बिंदु तक तक लाने में, लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है, कहलाता है। समझ में आया यहां तक? विद्युत विभव कैसे कहते हैं? वही दोबारा सुन लो। एकांक आवेश को किस बिंदु से, अनंत बिंदु से निश्चित बिंदु तक लाने में क्या कार्य किया जाता है, उसी का कहते हैं विद्युत विभव कहते हैं। समझ गए यहां तक? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन। अभी मैंने बताया, जस्ट पीछे देखो क्या बताया था कि किसी एकांक आवेश को अनंत बिंदु से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, में कार्य तो कर रहा हूं लाने में, वही मेरा क्या होता है? विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है। समझ में आया यहां तक? एक और चीज समझे यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका, इसे दिखाते किससे हैं? यहां लिखेंगे विद्युत विभव को, विद्युत विभव को, विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। किससे? V से प्रदर्शित करते हैं। V से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? V से। ठीक है। और इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या है? इसका एसआई मात्रक याद रखना, V फॉर वोल्ट। कहते ना वोल्टेज, कहते ना वोल्टेज, तो इसलिए याद रखना कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। इसी वजह से जो समरसेबल जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहाँ एक ए का होता है और एक वी का होता है, और जो वी होता है उसे ही कहते हैं वोल्ट। और याद रखना विद्युत विभव का मापन, विद्युत विभव का मापन, विद्युत विभव का मापन, विद्युत विभव का मापन, मापन किससे? वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर नामक, नामक यंत्र से, यंत्र से, यंत्र से किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। याद रखना किस, किस उससे? वोल्ट मीटर। किससे? वोल्ट मीटर नामक यंत्र। एक वोल्ट मीटर होता है जो ही विद्युत विभव को मापता है, यानी मेजर करता है। यहां तक समझ में आया आपके? इसके बाद में आगे चलते हैं। ओके, विद्युत विभव इतना समझ में आ गया। इसके बाद में यहाँ पे एक चीज याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो चीज याद रखिएगा। देखें, विद्युत विभव तो समझ में आया। सर विद्युत विभवांतर क्या होता है? विद्युत विभवांतर क्या होता है उसके बारे में समझाएं, तो इसके बारे में समझें। विद्युत विभवांतर, ये आ गया विद्युत विभवांतर। होते दोनों सेम सेम है, होते दोनों सेम सेम है, बट थोड़ा सा चेंज करूंगा इसमें, जरा समझना। मान लो ये आपका घर है, ये आपका क्या है? घर है। ठीक है, और यहाँ हमारे चंपक लाल हैं, ये रे भाई, ये हमारे चंपक लाल हैं। ओके, ये हमारे चंपक लाल। ओके, और यहाँ पर एक हमारा लाइट का लट्ठा, कहते ना गांव की भाषा में लट्ठा, वैसे लाइट ले लियो रे, कहते ना गांव में, लट्ठे से लाइट ले ले, मतलब लाइट मतलब करंट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो पता है इस पॉइंट का नाम 1 दे दे रहा हूँ, इस पॉइंट का नाम 2 दे दे रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, घर की लाइट लेने के लिए इनमें क्या था, तार डाल देता हूँ। तो यहाँ से क्या ले रहा हूँ? आवेश ही तो ले रहा हूँ। और कौन सा आवेश? वही एकांक आवेश। कौन सा आवेश? एकांक आवेश। याद रखें, कौन सा आवेश? एकांक आवेश। किस बिंदु से? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। बट उसमें क्या होता था, उसमें क्या होता था कि अनंत बिंदु से, कहां से लेते थे आवेश? अनंत बिंदु से। और यहां से कहां लेते हैं? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। बस वही परिभाषा, सेम टू सेम परिभाषा आएगी। बस बस इतना अंतर है कि वहां पे जो आप लेते थे वहां अनंत बिंदु से लेते थे, और यहां पर जो लेते हो आप एक बिंदु से। किस बिंदु से? एक बिंदु से। समझ में आया नहीं आया? बस यही डेफिनेशन लिखाऊंगा सेम टू सेम, जरा समझो। देखो, विद्युत विभवांतर, विद्युत
विभवांतर, विभवांतर, विद्युत विभवांतर की परिभाषा सिंपल यही, किसी एकांक आवेश को, किसी एकांक आवेश को, एकांक आवेश को, किसी एकांक आवेश को, आवेश को निश्चित बिंदु से, एकांक आवेश को एक बिंदु से कह दो, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे दूसरे बिंदु तक तक ले जाने में, ले जाने में, ले जाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, एक दुआ सुन लो, किसी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत, विद्युत विभवांतर कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है, कहलाता है। बस बताओ कोई चेंज, बस इतना चेंज था। विद्युत विभव में आवेश को अनंत से लाते थे और विद्युत विभवांतर में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। भाई दोबारा समझो, ये हमारी छत है मान लो, है ना, और ये हमारा लट्ठा है, ओके। और यहां पर मान लो मेरी एक दीदी है जिसका नाम है सिम्मी, वैसे तो नाम तो सीमा नाम है और वो बहुत प्यारी है, मेरी सबसे बड़ी प्यारी दीदी है मेरी वो, इसके बाद उनके सिम्मी बोलते हैं, सिम्मी। ये मान लो मेरी सिम्मी है, सिम्मी दीदी है मेरी, और सिम्मी दीदी ने क्या किया, यहाँ से लाइट ले ली और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्या ला रहे हैं, आवेश ही तो ला रहे हैं। तो दोबारा याद रखना बेटा कि किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में तो क्या होता है, विद्युत विभवांतर होता है, और अनंत बिंदु से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में क्या कार्य, विभव कहलाता है ओनली। विद्युत तो सेम टू सेम आएगा, बस विभव हो जाता है। समझ गए ना यहाँ तक? तो दोनों के लिए बस फॉर्मूला वही रहेगा, V इज इक्वल टू, अभी तो फॉर्मूला बताना वो रह गया थोड़ा, तो यहाँ समझा देता हूँ, समझो जरा। देखें भाई, इसके बाद जरा समझिए, देखो इसे V से प्रदर्शित करते हैं, ये तो समझ में आया था। तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये फॉर्मूला होता है, याद रखना भाई। विद्युत विभव और विभवांतर का एक ही आ जाए, दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। इसका ऐसा ही मात्रक तो अभी पढ़ा ही होगा तुमने, ऐसा ही मात्रक क्या होता है इसका? आप बोलोगे सर ऐसा ही मात्रक तो वोल्ट होता है, अभी बताया था आपने, क्या होता है, वोल्ट होता है। जहां पर लिख दो, जहां पर V बराबर क्या होता है, वोल्ट था, यानी विद्युत विभव भी कह देते हैं, विद्युत विभव कह दो या विभवांतर कह दो, बात एक है, ओके। W बराबर क्या है, W बराबर कार्य होता है, ये तो पढ़ के आए होंगे। W यानी वर्क, वर्क मतलब कार्य, ठीक है। Q मतलब क्या होता है, Q बराबर तो सर अभी पढ़ा था, आवेश। Q बराबर क्या है, आवेश, ओके। अगर इसका ऐसा ही मात्रक वोल्ट तो हो गया, बट एक और मात्रक होता है, इसे याद रखें, हो सकता है कि आपके एमसीक्यू में आ जाए, याद रखना। वर्क का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल, क्या होता है, जूल, याद रखें। वर्क का कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है जूल, क्या होता है, जूल, ओके। और क्यू का मात्रक होता है कूलाम, क्या होता है, कूलाम। अब पेपर में कौन सा आ जाए, या तो वोल्ट आएगा या आपका जूल प्रति कूलाम आ जाए, कोई सा भी एक आएगा, ठीक है। समझ में आया यहां तक? इसमें यहीं से एक परिभाषा आपकी यहीं से बना देता हूं कि एक वोल्ट किसे कहते हैं। एक वोल्ट को परिभाषित कीजिए, एक वोल्ट को परिभाषित कीजिए, परिभाषित कीजिए, परिभाषित कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। एक वोल्ट को परिभाषित, वही उतार लो फॉर्मूला V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू के लिए यहां तक। और यहीं से याद रखो, इसे एक वोल्ट कह दूं, एक वोल्ट, इसका मात्र एक जूल कह दूं, ओके। और इसका मात्र एक कूलाम कह दो, क्या कह दो, एक कूलाम। तो कह सकता हूं ना, कह सकता हूं ना, जरा समझो। एक कूलाम आवेश को लाने में एक जूल कार्य करना पड़े, उसे क्या कहते हैं, एक वोल्ट कहते हैं, एक वोल्ट कहते हैं। दोबारा समझो, यहां लिख दे रहा हूं, एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश, आवेश लाने में, लाने में एक जूल कार्य करना पड़े,
एक जूल कार्य किया जाता है, लिख दो, एक जूल कार्य किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है, उसे उसे 1 वोल्ट कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। और इतना याद रखना, आपका एक भी क्वेश्चन साइंस का नहीं छूटेगा बस। और ये हाँ, डेली आपकी साइंस की क्लास चलेंगी और देखते रहिए। नोट्स बहुत अच्छे लगेंगे आपको, कहीं भी कोई शिकायत नहीं रहेगी। बट इतना बता दे रहे हैं कि आप अगर हमारी वीडियो पूरी सारी देखते रहेंगे तो इतना चीज़ की गारंटी जरूर लेते हैं, 80 मार्क्स कहीं से इधर से उधर नहीं होगा। बस जो नोट्स पढ़ाते जा रहा हूँ, बस आप कॉपी पेन रेडी रखिए अपना, बाकी का सब समझाने की गारंटी मेरी यहाँ पर। समझ रहे हो ना सभी? बस इतना है, आप देखते रहिए और बस थोड़ा सा हमें सपोर्ट करते रहिए, बाकी का हम देखते हैं आपके एग्जाम वगैरह जो भी हैं। ओके, तो 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए, हमने यहाँ पे पूरा कर दिया यहाँ पर। इसके बाद जो है पॉइंट, वो है आपका ओम का नियम। क्या है? ओम का नियम। क्या है? ओम का नियम। तो इसे अच्छे से समझते हैं, समझो। देखो, ये है हमारे चंपकलाल। क्या है? हमारे चंपकलाल। चंपकलाल अच्छी हेयर कटिंग करा के आए हैं अपनी, ठीक है। और ये है हमारी चिंपी, 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 चिंपी। ओके, और इन चिंपी ने, चिंपी की ये चोटी हो गई। ओके, यहां समझो। देखो, इसने क्या है, इसके पास थी एक बैटरी, ठीक है, और इस पर डला हुआ था 1000 वोल्ट। कितना था? 1000 वोल्ट। ओके, इसके पास एक बैटरी थी और इस पर डला था बस 50 वोल्ट। क्या डला था? 50 वोल्ट बैट डला था। इसने क्या किया, ये दोनों पकड़ लिए, इन दोनों को। इस चंपकलाल ने भी इसे पकड़ लिया, है ना। अब जल्दी से बताओ, सबसे ज्यादा झटका किसे लगेगा? बोले तो सबसे ज्यादा करंट किसे लगेगा? समझ रहे हो ना मैं कहने का चाह रहा हूं कि जल्दी से बताओ, सबसे ज्यादा करंट किसे लगेगा? या बताओ, चंपकलाल को लगेगा, चंपकलाल को लगेगा, या हमारी चिंपी को लगेगा? या हमारी चिंपी को लगेगा? बताइए जल्दी, किसे लगेगा? तब आप बोलोगे सर चंपकलाल को लगेगा। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि भाई जिसका ज्यादा वोल्ट उस पे ज्यादा करंट, और जिसका वोल्ट कम उस पे करंट कम लगेगा। यही तो बोलना चाह रहे हो, क्योंकि इसके पास भाई ज्यादा वोल्टेज वाली है। इसके पास क्या है? ज्यादा वोल्टेज है, तो इसलिए ज्यादा करंट लग रहा है। इस पर कम वोल्टेज है, इसलिए कम कम करंट लग रहा है। तो आप एक चीज तो बोल रहे हो, अपने बात समझ नहीं पा रहे हो, जरा समझो। आप ये चीज तो बोल रहे हो कि जिसका वोल्ट ज्यादा होगा उसका करंट यानी आई ज्यादा होगा, ये तो। और ये इस पर निर्भर कर रहा है, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि वी निर्भर करेगा किस पर? आई पर। और यही तो ओम का नियम है। अरे यही तो ओम का नियम है, मैं बताना तो चाह रहा हूँ, यही ओम का नियम है। भाई तुम यही तो बोल रहे, जिसका वोल्ट ज्यादा उतना ही करंट, जिसका वोल्ट ज्यादा उतना ही करंट, ये निर्भर तो कर रहा है। और यही ओम का नियम ये कहता है कि विद्युत विभव उसके विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यही तो है, किसी चालक का विद्युत विभव उसकी विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यही तो ओम का नियम होता है, यही तो ओम का नियम है। समझ में आया ना? तो इस चीज का अच्छे से समझें, तो ओम का नियम को समझाते हैं। ओके, ओम का नियम अच्छे से समझाते हैं। तो बेटा आपका ओम का नियम, आपकी क्लास यहीं ऑफ करते हैं, बाकी कल से स्टार्ट करेंगे ओम का नियम। और ओम का नियम काफ़ी अच्छे से, और यहाँ से कल क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए। बस बाकी का सपोर्ट करते रहिए। और इतना बता रहे हैं, आपके साइंस के लिए पूरा 80 मार्क्स की गारंटी हमारे पूरे ओपन विंडो क्लासेस पर है। टेंशन ना लें उस चीज़ का, बस देखते रहिए और प्यार देते रहिए अपना। और जो भी है आगे सपोर्ट हम करने के लिए रेडी हैं। थैंक यू, थैंक यू सर।